अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि ईसीपी की तरफ से हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी गई है। मुल्क भर की तमाम तर जो लिस्ट हैं जनरल नशिस्तों पे कौमी असम्बली की 266 हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के मुताबिक हतमी हल्का बंदियों के मुताबिक जनरल नशिस्तों की बात कर ली, सूबाई असम्बलियों में जनरल नशिस्तों की 593 हल्के होंगे। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अब ये जी आ चुका है तो वी आर ऑलरेडी गियरिंग अप। लग रहा है कि बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कैंपेनिंग है इस दफ़ा के नेशनल इलेक्शंस के लिए, उसका आगाज़ आप 15 दिसंबर से होता हुआ देखेंगे। लेकिन यकीनन तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब आवाम में वापस जाना है और वोट्स के लिए एक तरह से इल्तिजा करनी है, तो हम देखेंगे कि हमारी इकॉनमी एक दफ़ा फिर फोकस में आएगी। आम इंसान के लिए रिलीफ, महंगाई से निजात, ये बड़े अहम इशूज़ हैं। और देखने में ये आ रहा है इस वक्त की कई स्टडीज़ के मुताबिक अगर एशिया की तमाम करेंसी से मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तानी करेंसी यानी पाकिस्तानी रुपया इस साल का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही है। इसके अलावा जी आपने, मैंने, हम सब के साथ ये हुआ है कि यकीनन हमने एक ना एक किसी वीडियो पे क्लिक किया हो जिसका टाइटल था सस्ता पेट्रोल, और उम्मीद ये थी कि शायद जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम की जाएंगी, 15 दिन में कुछ रिलीफ था, लेकिन जी इसमें कोई रिलीफ नहीं मिल सका। वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखने का फ़ैसला सुना दिया है, जबकि हाई स्पीड डीज़ल 7 रुपये तक सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या इसका कोई फ़ायदा होगा हमें डायरेक्टली? और हम ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों कर हो सकेगी? लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी मानना है कि IMF के बेल आउट पैकेज के बाद पाकिस्तान के लिए कदरे बेहतरी भी हुई है, एंड दिस इज़ जस्ट ये एक इंटरम पीरियड है जिसमें हम तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। थिंग्स विल गेट बेटर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर एंड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी मौजूदगी का। आपसे जानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इप्सॉस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के मुताबिक 90% ऑफ पाकिस्तानी पीपल सीम कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। दूसरी तरफ अगर ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान हैज़ बिन कंसिडर्ड द चीपेस्ट कंट्री। यानी क्या वजह है कि अगर दुनिया से मुआवजा करें तो हमारा मुल्क सस्ता तरीन है, लेकिन फिर भी दूर के ढोल सुहाने के पाकिस्तानियों का ख्याल है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस कदर ताबनाक नहीं है। और जिसको मौका मिल रहा है, इस साल की भी, रवा साल की अगर रिपोर्ट्स की तरफ देखते हैं, तकरीबन 6.5 से 7.5 लाख लोग मुल्क को खैराबाद कह के बेहतर पास्चर्स की तरफ नौकरी की तलाश में मुख्तलिफ सिलसिलों में मुल्क से बाहर जा चुके हैं। हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुझे बताइए कि ये जो इप्सॉस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का सर्वे है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि दिस परसेप्शन इज़ क्रिटिकल। यानी जब आवाम ही ये सोच रही है कि चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो फिर क्या किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा एंड वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, बात ये है कि अवाम किस तरह इकोनॉमी को गेज करते हैं। अवाम से मेरा मतलब है जो हमारे 90-95% लोग हैं, सफ़ेद पोश हैं या गुर्बत की लाइन के आसपास हैं। उनकी अगर डेली लाइफ के अंदर उनका रोजगार के मौके कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन उन्हें हर रोज बीट कर रही है, यूटिलिटी प्राइसेस बीट कर रही हैं, उनको अपनी रैशनिंग कर रही है, उनकी तकरीबन 40% इनकम इन्फ्लेशन की नजर सालाना हो जाती है अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का पास देखें। तो अवाम की वरी तो बिल्कुल जायज है कि क्या मैं कब तक सरवाइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी इन हालात के अंदर जहां पर मेरी इनकम रोजाना गिर रही है और मुझे कोई प्रोस्पेक्ट नहीं नजर आ रहा कि जिससे मजीद मौके निकलें। अब जो आपने शुरू में इलेक्शन की बात की, मुझे ये नहीं थोड़ा सा परेशानी है कि सियासी पार्टियों के जो जलसे जुलूस या पावर की डायलॉग्स हो रहे हैं, वहां पर इकोनॉमिक रिवाइवल एजेंडा कुछ वाजे नहीं किया जा रहा। नोबडी इज ब्लेम गेम हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि ये अवाम के मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है। सर, इसमें एक तासुर, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें एक तासुर ये है कि तमाम जमातों को कि अगर मैनिफेस्टोज को बगौर देखा जाए तो इनका इकोनॉमिक आउटलुक कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। यानी दे ऑल बिलीव इन अ मिक्स सिस्टम। ज़्यादातर हमारी अप्रोच कैपिटलिस्टिक है। जितने खसारों में हमारे इदारे हैं, अब इनमें से कोई पॉलिटिकल जमात ये नहीं मानती, या शायद IMF का दबाव भी इस पे है कि द गवर्नमेंट शुड बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस। तो आपको वाकई लगता है कि इनकी इकोनॉमिक एजेंडाज या आउटलुक या रिवाइवल प्लान्स जुदा जुदा होंगे एक दूसरे से, हारून साहब?
जी, अगर आप इसको निकालें इन मैनिफेस्टोज को, बड़ा दिलचस्प है, मैंने एक स्टडी पढ़ी है, अगर आप पिछले 5 इलेक्शंस के मैनिफेस्टोज निकालें तो जी। गालिबन उनके इकोनॉमिक प्लान में कोई मेजर तब्दीली नहीं है। सही। सवाल ये है कि इसको आप आउटसोर्स करके लिखवाते हैं, आपका इंटरनल थिंक टैंक इसको खुद से नहीं बनाता है, क्योंकि है ही नहीं पॉलिटिकल पार्टीज में। तो ये जो आप कह रही हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हक में है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि शुरू से वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और वो पब्लिकली इसके अगेंस्ट बात करते हैं। जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल गई है कि अब जो हमारे लोग हैं, जो आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, 2% ग्रोथ के ऊपर आप 25 लाख बच्चे बच्चियों को रोजगार नहीं दे सकते, जो हमारी प्रोजेक्टेड ग्रोथ है इस साल। तो लोग फिर बाहर की मार्केट्स ढूंढेंगे। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इंटरम पीरियड हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो नई हुकूमत का पहला चैलेंज ये होगा कि वो अवाम को कैसे एतमाद में ले कि हम आपको 2-3 साल के अंदर रिलीफ यहां देना शुरू कर देंगे। जॉब क्रिएशन सरकार का काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हारून साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने कहा कि 2% ग्रुप होगी, ग्रोथ है सिर्फ प्रोजेक्टेड, और फिर साथ साथ इतनी बड़ी आबादी, इतने तादाद में ग्रेजुएट्स, जो हमारी ग्रेजुएट्स ना भी सही, जितने नौजवान हैं जो वर्कफोर्स में शामिल होते हैं, वो कहाँ उनकी मुलाजमत होगी, वो कैसे ज़रिए माश उनका क्या होगा, इट इज़ ऑल अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन सवाल ये भी है कि जैसे हम बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे कि सेविंग्स इज़ अ लीकेज फॉर द जनरल इकॉनमी, इस वक्त लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि बैंक्स अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स, और लोगों को इनकरेज एक तरह से किया जा रहा है कि खुदारा कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाएं, कुछ नहीं तो इस अमाउंट को बैंक में रख दें ताकि बैंक आगे सरमायाकारी कर सके। लेकिन बैंक जो सहूलतें देते हैं, चाहे आपने गाड़ी ख़रीदनी हो, घर ख़रीदनी हो, इसी सर्वे के मुताबिक 98% ऑफ द पाकिस्तानीज़ आर नॉट रेडी टू मेक अ बिग डॉलर परचेज़। उनको लगता है कि ये वक्त कैश को या पैसा को हाथ में रखने का है, कहीं इन्वेस्ट करने का, किसी चीज़ को ख़रीदने का नहीं है। ये कैसे कोई पॉलिसी मेकर रिवर्स करेगा? इसके लिए क्या प्लानिंग कर सकती है हुकूमत? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, 3 चीजें हैं। जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है उसका काम ये होता है कि सेविंग्स को मोबिलाइज करे और बेस्ट पॉसिबल यूजर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करे। अब हो क्या रहा है कि 70% बैंकों के कर्जा वो सेविंग मोबिलाइज करके वो गवर्नमेंट को कर्जा दे देते हैं, जो कि बड़ा एक आसान काम है। और वहां आप देखें बैंक प्रॉफिटेबिलिटी कहां से कहां चली गई। जो आप बात कर रही हैं, अब अगर एक आदमी जिसकी 40% इनकम कम हो रही है सालाना इन्फ्लेशन के प्रेशर से, अगर वो 35% सूद के ऊपर कंज्यूमर फाइनेंसिंग लेता है तो वो तो सर्विस ही नहीं सिदरा कर सकता। बिल्कुल। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट को बड़ा क्लियरली एक आम आदमी के लिए फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज को फैसिलिटेट करने की गारंटीज देने की जरूरत है, ताकि बैंकों का इंसेंटिव कुछ उस तरफ जाए। जो बिग बॉयज हैं या बड़ी कंपनीज हैं, वो तो उनके साथ एक पुरानी क्लाइंटेल में चल रही हैं। अगर आप देखें स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स, तो हमारा मेजर क्रेडिट जो है वो सिर्फ चंद घरों में या चंद कंपनियों तक महदूद है। ये जो एक्सेस टू फाइनेंस की डोनर्स और दूसरे बात करते हैं, ये जो डिजिटल बैंकिंग है, इसके अंदर सिर्फ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कैश ट्रांसफर्स हो रहे हैं, क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। इसके अंदर वो चीजें नहीं है जिससे आप एक्चुअली इनकम बढ़ाने की चीजें कर रहे हैं। यहां एक मॉनेटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इंटरवेंशन की जरूरत है। अफ्रीका ने बहुत अच्छा, केनिया ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है, इंडिया में भी इस पे कुछ काम हुआ है। हमें सीख के क्या, हमारे पास लोग हैं, लोगों तक अगर लॉन्ग टर्म सस्ता क्रेडिट नहीं जाएगा इतने हाई इंटरेस्ट रेट और इतने इन्फ्लेशन में, फिर जो 90% कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहता है कि हम वरिड हैं, वो बिल्कुल जस्टिफाइड। सर, एक आम आदमी का हाल तो बिल्कुल वही है जैसे हमारी रियासत मज़ीद कर्जा लेके अपने डेट को सर्विस करती है। हमारे यहाँ भी जितने माइक्रो फाइनेंस और छोटे कर्जे के मौके लोगों को मौजूद हैं, वो या तो महीने के आखिर में जब उनकी कोई ज़रूरत आ पड़ती है और उनकी तनख्वाह ख़त्म हो चुकी होती है, या फिर किसी को कर्जा दिया है तो उसको घुमाने के लिए सर्कुलर डेट की तरह वो एक जगह से लेते हैं। देयर हैव बीन न्यूमरस रिपोर्ट्स, और स्टेट बैंक को बाकायदा इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस मैसेज चलाना पड़ा कि आप प्लीज़ देखभाल कर कर्जा लीजिए, क्योंकि कई लोगों ने खुदकुशी की है क्योंकि जब उन पे प्रेशर बनता है कि ये फाइनेंस वापस किया जाए। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक एंड आस्क इज कि क्या पाकिस्तान विद इट्स 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जहाँ पे ज़्यादातर अवाम 30 साल की उम्र से कम है, डू वी हैव अ केस फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम्स और नॉट?
जी देखिए, माइक्रो फाइनेंसिंग के मैं 3 साल ग्लोबल सी गैप के बोर्ड पे रहा हूं, जब पूरी जी दुनिया का माइक्रो फाइनेंस को ओवरसी करते हैं। जी हमने एमआईटी से स्टडीज करवाई। माइक्रो फाइनेंस ज्यादातर प्रेशर इकोनॉमीज में, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन स्मूथनिंग कहते हैं, ओके जो आप बात कह रही हैं कि कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो जी लोग लेके कारोबार में या लाइवलीहुड की एक्टिविटीज में लगा नहीं पाते। सही पाकिस्तान के लिए माइक्रो फाइनेंस इस सूद के रेट के ऊपर फीजिबल नहीं है। सही जो भी ले पाएगा वो बेचारा कहां से वापस करेगा या करेंगी। जी बिल्कुल इस वक्त गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ये चाहिए, जो मैंने गारंटी की बात की, ये जो हम प्रेफर्ड फाइनेंसिंग दे रहे हैं, एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, आईटी को दे रहे हैं, हमें माइक्रो फाइनेंस की गारंटी करके जी इसकी सूद की शरह को अगले 3 साल के लिए आधा करने की जरूरत है। बिल्कुल मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि सरकार खुद कर्जे देना शुरू कर दे, वही बैंक दें, लेकिन गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करे, क्योंकि इस वक्त लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। खुदकुशी तो बहुत एक्सट्रीम है। एक जमाने में इंडिया में इतने फार्मर्स ने खुदकुशी कर ली थी कि वहां पर बिल्कुल इदारे बंद करने पड़ गए। जी हमें यह जरूरत है कि इन इदारों को सपोर्ट करें थ्रू स्टेट, लेकिन जब तक ये 2-3 साल में शरह सूद नीचे नहीं आता, तो कर्ज के अलावा दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी हैं, कारोबारी शराकत है, इक्विटी है, आप नए तरीके से पैसा उनको दीजिए, क्योंकि पैसा नीचे नहीं जा रहा है। सही एलीट सेक्रीफाइस करने पे तैयार नहीं है, बिल्कुल कैपिटल आपस में बट रहा है ना। बिल्कुल स्टॉक मार्केट छोटे आदमी के लिए कैपिटल फॉर्मुलेशन करती है, जी तो पैसा कहां से आएगा इंटरनल। तो हमें एब्सोल्युटली इस तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि मैं अगले 3 साल लोगों की कंजम्पशन पावर को और श्रिंक होते देख रहा हूं, क्योंकि एक और आईएमएफ प्रोग्राम ऑन द कार्ड्स। सर एक और ट्रेंड के बारे में आपके ख्यालात जानना चाहूँगी। व्हाट्स योर इनसाइट देयर, दैट इज़ द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन। हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से लोग रूरल पाकिस्तान से शहरी इलाकों, सेकंड टियर सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं। नाउ द रीज़न वाई दैट इज़ कंसर्निंग इज़ कि वो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द रूरल इकोनॉमी से मूव करके लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द अर्बन इकोनॉमी में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रिया माश के लिए अगर वो यहाँ आते हैं, बनिस्बत अगर इसको कंपेयर किया जाए कि इवन अगर एक लेबरर है, ब्लू कॉलर वर्कर है, वो अगर पाकिस्तान छोड़ के मिडल ईस्ट की तरफ जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी का तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसकी आमदन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ऑन दी अदर हैंड हमारे वो लोग जो देही इलाकों से शहरों का रुख करते हैं, वो यहाँ पे बहुत ही शॉडी लाइफस्टाइल चॉइसेस करते हैं। बेचारे एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, कोई स्किल एज सच नहीं सीख पा रहे, और उनकी प्रोडक्टिविटी रूरल एरिया में भी लो है और शहरों में भी लो है। वाई इज़ दैट कंसर्निंग एंड व्हाट कैन द पॉलिसी मेकर्स डू टू एक्चुअली एड्रेस दिस? जी, पहला सवाल तो जो आपका है रूरल इकोनॉमीज का, वहां भी हमारा एक बैंक फाइनेंशियल सेक्टर फेल्योर है। बैंक्स प्राइवेटाइजेशन के बाद एक तो ब्रांचेस नेटवर्क कम कर दिए, जो छोटे इलाकों में है वो सिर्फ डिपॉजिट लेते हैं और वो डिपॉजिट फिर बड़े शहरों में इन्वेस्ट हो जाता है। हमें जरूरत ये है कि इसको बड़ा केयरफुली देखें। मसलन अगर ज़राअत को करना है, आपको याद होगा एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक होता था जिसका कभी नाम भी नहीं आता। हमें प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत है और स्टेट का इस पे पार्टनरशिप की जरूरत है। जब तक लोगों को नजर नहीं आएगा कि मैं अपने इलाके में कुछ काम कर सकता हूं। देखें, लोग अपना घर सिर्फ मजबूरी में छोड़ते हैं, तो खुशी से नहीं छोड़ता है। जब वो जाते हैं तो उनको एक जो कहते हैं फॉल्स एक्सपेक्टेशन पे जाते हैं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर वो बेचारे खराब होते हैं और शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका दबाव बढ़ता चला जाता है। माइग्रेशन ट्रेंड्स को बड़ा केयरफुली देखकर हमें रूरल इकोनॉमीज के लिए फाइनेंसिंग, स्किल्स, एडवाइस उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेरी वरी ये है कि हम ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको याद होगा शायद को 20-30 साल पहले हमारे पास DFIs, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। सही। अब लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री के लिए, ज़राअत के लिए वो सब खत्म, सब कुछ कमर्शियल बैंकिंग रह गया है जो शॉर्ट टर्म महंगा पैसा देते हैं, रिस्क लेने पे तैयार नहीं है। तो हमें इस तरह की देखिए जो कमर्शियल बैंक होता है that is not into Sir, very quickly, Harun Saab, a lot of commercial banks are focused on the agriculture sector, और उनका मानना ये है कि काश्तकारों को एम्पावर करने का एक तरीका ये है कि बीच में से आड़ती को ख़त्म कर दिया जाए। मेरा सवाल ये है कि अगर आड़तियों को बीच में से ख़त्म कर दिया जाता है तो वो बेचारे किधर जाएंगे, और उनकी जो बेरोज़गारी होगी उनके पास, चलें थोड़े अरसे तक तो शायद हम उनको इमेजिन करते हैं कि बड़े सरमायादार हैं, उन्होंने बड़े सालों में बहुत कुछ इकट्ठा किया, बट इवेंचुअली इसका क्या असर पड़ेगा?
जी देखिए, ये आप एक मार्केट फेल्योर की बात कर रही हैं। जी होता ये है कि ये जो आप बैंक्स, मैंने जैसे अर्ज किया, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जी ये ट्रेड फाइनेंसिंग देते हैं कि सही आपने चीजें खरीद के ट्रेड कर लें। अगर जी आपने ज़रात उगा रहे हैं, कुछ 6 माह का पैसा लें, बेचे, वापस कर दें। बिल्कुल जरूरत इस चीज की है कि 5-10 साल का पैसा मिले कि आप अपना ट्रैक्टर खरीद लें, आप अपनी कोई जमीन को मॉडर्नाइज कर लें, आप कोई ड्रोन खरीद लें, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। बिल्कुल वो पैसा सिर्फ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एब्सोल्युटली। और अपग्रेडिंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी इसी तरह होगा। यानी अब हम देखने में आ रहा है कि सर्टन इदारों का नाम लिया जा रहा है कि दे आर गोइंग टू मेक सच एक्सपेरिमेंट्स और कुछ एग्रीकल्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन जो छोटा काश्तकार है उसको अगर आप उसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जिस पे एक बड़ी लग्जरी गाड़ी ली जाती है, उसी इंटरेस्ट रेट पर अगर आप उसको ट्रैक्टर दे रहे हैं और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इसकी साथ देकर वापस करे, तो ये कोई मेजर इंटरवेंशन या इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं होगी। और एब्सोल्युटली राइट कि ट्रेड फाइनेंसिंग नहीं, यहाँ पे पूरे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ओवरहॉलिंग या सिस्टम को अपग्रेड करने वाली फाइनेंसिंग अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़े गंभीर मसाइल हैं, लेकिन इसके लिए अक्सर तो पहले पॉलिटिकल विल की बात की जाती थी। अब हम देख रहे हैं कि कोई सिम्त अगर हम लेने की कोशिश भी करें, हाउ विल द पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर फॉर इट, और आने वाला इलेक्शन इस तरह की पॉलिसी मेकिंग पे क्या असर डालेगा।